नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। और ये चीज दिखाती है, मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। नेता विरोधी दल आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में न डॉक्टर थे और न ही दवा। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहां पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, यह भी इनको बुरा लगता है। क्या ये आयुष्मान भारत की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? ये 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। आपके लिए वह जाति हो सकती है, आपके लिए वो वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है, परिवार, और परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को, चूंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइन अप करने में जो वक्त लगे, लेकिन उमड़ती हुई भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहां आ रहे हैं। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना।
देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। महोदय, ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। यह हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति, वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया। जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में एक कदम उठाया और आज हर किसान को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसको कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे। और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं, बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ। 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के कितना प्राप्त हुई है।
जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संचाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, पुल नहीं जा पाए, उसके अनुक्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहां की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को ये सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। अब देखें गेहूं क्रय की स्थिति क्या है 12 से 17 के बीच। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आपके समय में कोई क्रय केंद्र नहीं स्थापित होते थे। ये प्रोक्यूरमेंट सेंटर 2017 में हम लोगों ने लगाए थे। बिचौलियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से होता था। सेंटर नहीं लगते थे। पैसा किसान को सीधे किसान ने कर, मैंने गलत बोला। चलिए हम बोल रहे हैं 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था, और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, में जितना आपका क्रय केंद्र पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। एमएसपी कभी क्रय केंद्र पे जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को।
तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं ठीक है। गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन हुई थी। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। यह भुगतान नगद किया गया था, इसमें डीबीटी भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94 लाख मीट्रिक टन की बजाय 225 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है और 41,299 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया। नोट करें। हाँ तो इसीलिए तो आपके 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट होता है आपके समय, और 345 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट होता है हमारे समय में। 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया। महोदय, अगर हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की ही बात करें, अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक है बात है, झेलना ही है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदे में सौदेबाजी, और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी, पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे।
गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। ओह, मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। और इसीलिए हमारे यहां भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहां किसान जाति में नहीं बटा है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। उसकी ना जाति है, उसका ना मत है, उसका ना मजहब है, और केवल किसान है। और इसीलिए उस किसान के स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की, किसान के सम्मान के लिए, और जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। हाँ, मैं अब इतना सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू, कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए, अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है कि चच्चू, अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं, देखना। हाँ, एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको अब लोक दल से जुड़े हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा उस आंकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बंद चीनी मिलों को भी चलाया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब नेता विरोधी दल घर के अंदर दुबके हुए थे, तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे ना। अब आप सोचिए कि जो उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में उनको यह भी नहीं था कि भाई सरकार से तो आप पूछें कि क्या हालचाल है, हमारा कहां सहयोग की आवश्यकता है, और नहीं थी। उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिए। वैक्सीन का विरोध, आप सोचिए, आज दुनिया कह रही है, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी। दुनिया के अंदर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। वैक्सीन भारत के लिए एक दुनिया के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनिया संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनाएं अलग से चालू कर रहे थे, और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। और भारत की दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा, अभी 4th वेव आ रही थी, भारत के बॉर्डर से ही वापस चली गई। चीन के अंदर महीनों तक बाजार बंद थे, यूरोप के बाजार बंद थे, यूरोप बंद था, चीन
महीनों महीनों तक बंद था, लेकिन भारत की वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि फोर्थ वेव को फिर से आने नहीं दिया गया और ये वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? ये पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। और यही मैं कहना महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार, पेराई क्षमता 12 से 17 के बीच, याद रखना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, हमने नई बंद चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। और अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जो किसान विरोधी थे। क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थी? क्या यह सच नहीं पिछली सरकारों के समय उनको मुआवजा सही नहीं दिया जाता था? महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार 12 से 17 के बीच में केवल 14,725 टीसीडी हुई और 17 से 22 के बीच में 78,900 टीसीडी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई। चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच और 17 से 23 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय, 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का महोदय हम लोगों ने 22-23 का भी 38,51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जो लगभग 87% के आसपास है। 86-87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जैसे हमें परमिशन मिलेगा एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास
प्रारंभ किए गए हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को से मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय नेता विरोधी दल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कम से कम इनको प्रदेश की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सरकार सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन विपक्ष भी तो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमने तो समय समय पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करनी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये गरीबी हटाओ के लिए था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हमें करना है, किसे अचीव करना है, इस दिशा में हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इस माननीय सदन ने 36 घंटे से अधिक समय तक इसमें चर्चा की और कुछ निष्कर्ष पर वे लोग पहुंचे थे।